हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। दिस इज अजीत चरण। तो हम चर्चा कर रहे थे डायनेस्टीज की और सल्तनत काल की चर्चा कर रहे थे। उसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन करवाते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि अभी सीयूईटी वगैरह का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आने वाला है। तो क्वेश्चन साथ में कराते जाएं, क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन पर। ये देख लीजिए, गुलाम डायनेस्टी उसमें है। सल्तनत पीरियड में गुलाम डायनेस्टी यानी सल्तनत पीरियड हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। सल्तनत पीरियड, सल्तनत SALSUL सल TANATE सल्तनत पीरियड PERIOD, ठीक है ना। तो इस पीरियड की बात कर रहे हैं। इसका टाइम हमने बताया था सल्तनत पीरियड कब से कब है, तो 1206 से लेकर के ईयर्स कौन था, 1206 से लेकर के 1526 तक का जो टाइम होता है, इसको कहते हैं, इस एज को कहते हैं सल्तनत पीरियड, ठीक है। तो सल्तनत पीरियड में गुलाम डायनेस्टी की बात करते हैं। तो गुलाम डायनेस्टी का टाइम पीरियड लिख लीजिए, पीरियड ऑफ गुलाम डायनेस्टी। पीरियड क्या है इसका, इसका पीरियड है 1206 से लेकर के 1219 तक। 1290 तक का जो समय है वो आता है गुलाम डायनेस्टी, ठीक है। तो गुलाम डायनेस्टी में हम बात कर रहे हैं गुलाम डायनेस्टी की, और गुलाम डायनेस्टी से आज क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गुलाम डायनेस्टी से, ठीक है। नेम द मुस्लिम, नेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड द नॉर्दर्न इंडिया, है ना। पहली मुस्लिम वुमेन लेडी यानी वुमेन की जिसने शासन किया नॉर्दर्न इंडिया में, यानी कि पहली मुस्लिम शासक, मुस्लिम महिला शासक का नाम बताइए जो कि नॉर्दर्न इंडिया में शासन किया, ठीक है। तो ये मुस्लिम शासक कौन थी, है ना। ये मुस्लिम शासक कौन थी, ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं। क्या ये रजिया सुल्तान थी, क्या ये नूरजहां थी, क्या ये मुमताज थी, या नन ऑफ एबव। कौन सी इसमें महिला आपको लग रही है ना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो मैं चर्चा कर दूं। एक ही है गुलाम डायनेस्टी में, एक ही महिला की चर्चा आती है, वो महिला है अलाउद्दीन खिलजी की बेटी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान ही इसका सही ऑप्शन है। रजिया सुल्तान को अलाउद्दीन ज़्यादा चाहता था, उसकी काबिलियत को देख करके, उससे ज़्यादा काबिलियत को देख कर उसको, ऐसे भी वो जब पैदा ली थी तो उसका नाम रजिया उल दीन रखा गया था, है ना। तो ये शुरू से रजिया अलाउद्दीन खिलजी चाह रहा, अल्लाह नहीं, इल्तुतमिश, सॉरी, बार बार अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूँ। इल्तुतमिश की बेटी थी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इल्तुतमिश, इल्तुत MISH, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें इसका सही ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए उसके एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ। रजिया वॉज द ओनली मुस्लिम वोमेन रूल्ड इन इंडिया। इसका चाहें तो इस तरह से आप एक नोट्स बना लें छोटा सा, है ना। रजिया वॉज द ओनली मुस्लिम हु रूल्ड इन इंडिया। सी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, उनका डेट लिख लो, 1205 में, यानी 1205 में, अक्टूबर 1205 में, अक्टूबर 1205 में क्या थी, बॉर्न हुई थी, है ना, पैदा ली थी। कहाँ, बदायूं में पैदा ली थी, है ना, जगह का नाम है बदायूं, है ना। मुगल है ना। तो सुल्तान वाज, है ना, गिवन द रजिया, इसका जब पैदा ली थी तो मैंने बताया था रजिया उल दीन इसका नाम रखा गया था, ठीक है। अपॉन द बर्थ सी बिकेम द ओनली वुमेन रूलर इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में, या पूरे बात कर लें मुस्लिम सल्तनत में, तो पहली महिला जो बनी थी, शासक बनी थी, रजिया सुल्तान बनी थी, ठीक है। इसकी चर्चा हमने कर दी है पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, द सिल्वर क्वाइन। दो तरह का क्वाइन चला था, एक द सिल्वर क्वाइन जिसका नाम था टंका, है ना, TANKA, टंका, TANKA, टंका, ठीक है। ये सिल्वर क्वाइन था, सिल्वर का, चांदी का क्वाइन था। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब इसमें से देखिए किसने ये टंका क्वाइन इंट्रोड्यूस किया था। दो क्वाइन था, एक सिल्वर क्वाइन था, एक सिल्वर का था, SILVER का था, और एक कॉपर का क्वाइन था, COPPER, कॉपर का क्वाइन था। कॉपर का क्वाइन को जीतल बोला, GITAL, जीतल था।
तो ये दोनों क्वाइन चलाया गया था। अब इसमें से नाम बताइए कि किस शासक के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, ये नाम इसमें से है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको चलाया था, क्या इल्तुतमिश ने इसने को बनाया चलाया था, क्या बलबन ने चलाया था, क्या बैरम खान ने चलाया था? क्या लगता है आपको किसने चलाया होगा इसमें, है ना? तो बहुत सारे काम गुलाम डायनेस्टी में इल्तुतमिश ने किया था। तो इल्तुतमिश ने ही ये चीजें चलाई थी, है ना? ये दो क्वाइन जो चलाया था इल्तुतमिश ने चलाया था। तो इसका सही ऑप्शन का आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दो क्वाइन चलाए थे, एक सिल्वर क्वाइन चलाए थे जिसका नाम टांका था, और एक बार चलाया था कॉपर क्वाइन जिसका नाम जीतल था। ठीक है, क्लियर? यहां तक बात समझ में आई, है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द सिल्वर क्वाइन टांका एंड कॉपर जीतल। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्वाइंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। द क्वाइंस प्रायर टू इल्तुतमिश वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्वेडर्स विच वियर द संस्कृत कैरेक्टर्स, है ना? इसके पहले जो क्वाइन चलता था हिंदुस्तान में वो संस्कृत कैरेक्टर उस क्वाइन पर लिखा हुआ रहता था, और उस पर बियर और बुल का चित्र बना हुआ रहता था, है ना? तो इसने ये चलाया था, जीतल चलाया था इल्तुतमिश ने, और कौन चलाया था? जीतल और सिल्वर टांका चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है ना? कहता है टू टेक, अगला क्वेश्चन है टू टेक केयर ऑफ द कंकर्ड लैंड मोहम्मद गोरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल। अब कहता है कि मोहम्मद गोरी जब आया था, तो मोहम्मद गोरी आया था तो यहाँ लड़ाई लड़ा था। किससे लड़ाई लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ाया था। कहाँ लड़ाई लड़ी थी? तो तराइन में लड़े थे, जो आज कहाँ पड़ता है? आज का हरियाणा पड़ता है। तो हरियाणा में उन्होंने तराइन उस समय कहा जाता था, तराइन में लड़ाई लड़ी थी। सेकेंड लड़ाई जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। मोहम्मद गोरी ने जीत करने के बाद वो सारा लैंड कब्जा कर लिया था। फिर दिल्ली सल्तनत पर किसका कब्जा हो गया था? दिल्ली सल्तनत का कब्जे में आ गया था मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी तो वो वहाँ से था, है ना? वो अरब से था, तो वो लौट गया था, है ना? तो लौट गया था, लेकिन अपने पीछे क्या करता, सेंट्रल एशिया को कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ की थी? सेंट्रल एशिया की थी। तो वो सेंट्रल एशिया की तरफ कंसंट्रेटेड था, इसलिए वो लौट गया था मोहम्मद गोरी। तो लौट गया था, और उस समय पीछे अपने पीछे जीता हुआ जो जमीन था, यानी दिल्ली सल्तनत जो जीता हुआ था, वो किसके भरोसे छोड़ कर गया था? इसमें से ऑप्शन देख करके बताइए। क्या नसीरुद्दीन के भरोसे छोड़ करके गया था, क्या इल्तुतमिश के भरोसे छोड़ करके गया, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के, क्या मलिक कफूर के, क्या इन सब में से क्या लगता है आपको? ऑप्शन सही क्या लग रहा है? इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि गुलाम था कौन उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत चाहता था, अपने बेटे की तरह उसको खरीदा था, अपने बेटे की तरह लेकिन रखता था। और जाने के बाद पूरा का पूरा शासनकाल किसको, कार्य किसको दे दिया था? वो दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका सही ऑप्शन का सही आंसर है यह वाला, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन शायद दिया हो, है ना? चलिए कोई बात नहीं, है ना? अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन द लेटर्स ऑफ इन्वर्टिट्योर फॉर द खलीफा। इन्वर्टिट्योर का मतलब होता है कि जो संस्कृति होती है उसका जो शिक्षा दीक्षा दिया जाता है उसको इंटरवेटिव, यानी संस्कारों की शिक्षा को कहते हैं इन्वर्टिट्योर, है ना? तो कहते हैं द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन द लेटर ऑफ इन्वर्टिट्योर फ्रॉम द खलीफा। खलीफा कौन थे? तो खलीफा अरब के होते थे, है ना? तो उससे अपने धर्म प्रचार, यानी इस तरह लेटर पर इन्वर्टिट्योर मतलब धर्म प्रचार के लिए किस शासक ने खलीफा से रिक्वेस्ट किया था? ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया समझ लीजिए। किस शासक ने लेटर ऑफ एटिट्यूड यानी कि धर्म प्रचार, यानी कि अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए, किस से इस्लाम के संस्कारों को फॉलो करने के लिए इंडिया में किसने, इसमें से किस शासक ने किससे खलीफा से रिक्वेस्ट किया था? ठीक है, अब इसमें आता है इल्तुतमिश है, क्या बलबन है ना, क्या फिरोज शाह तुगलक है, और क्या अलाउद्दीन खिलजी है ना? इसमें कौन आपको लग रहा है? ठीक है, ऑप्शन इसका देख लीजिए। इसका ऑप्शन में इल्तुतमिश ही है। इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया कि इल्तुतमिश ने बहुत सारा काम किया था, आर्मी रिफॉर्म किया था, बहुत सारे कार्य किए थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने ही एक काम किया था, यानी कि
धर्म का जो प्रचार कर रहा था इल्तुतमिश, उसके लेकर के ये खलीफा से रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये है, बलबन नहीं होगा, तो फिरोज शाह तुगलक भी नहीं होगा, और खिलजी नहीं, क्योंकि ये डायनेस्टी से ये खिलजी डायनेस्टी की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन द लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द खलीफा ऑफ वाज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही था जिसने खलीफा से रिक्वेस्ट किया था, है ना। द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द तुर्क्स, ये तुर्क के द्वारा गवर्नमेंट वाज compromises between the Islamic political आइडियाज़, इसमें इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना था, एंड इंस्टीट्यूशन ऑन द वन हैंड एंड एग्जिस्टिंग राजपूत का जो पीरियड चल रहा था, राजपूत सिस्टम, उसको अगेंस्ट ये सारा चीज़ यहाँ पर फैलाना था, धर्म प्रचार करना था। ठीक है, तो इसके लिए इल्तुतमिश ने एक काम किया था। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मोहम्मद गोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग। क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा उलझन नहीं है, क्योंकि ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद गोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश एम्पायर इन इंडिया, यानी तुर्किश एम्पायर को फाउंडेशन डाला मोहम्मद गोरी ने इंडिया में। तो मोहम्मद गोरी ने कैसे डाला? ये सीधी सी बात है, मोहम्मद गोरी ने इन्वेड किया था, और उस इन्वेजन के कारण क्या हुआ था, यहाँ पर शासन करने आया था, और शासन किसके खिलाफ आया था? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो कब हराया था? तो ये वाला इंपॉर्टेंट डेट है जो अब मैंने चर्चा कर दी है, तराइन के युद्ध में। जो आज का तराइन क्या है? हरियाणा है। हरियाणा के युद्ध में, तराइन के युद्ध जब हुआ था 1192 में, तो उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, और उसके बाद फिर क्या शुरू हो गई? दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया? मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। तो इस तरह से तुर्क का था रहने वाला, इसीलिए तुर्की एम्पायर आ गया। कहाँ का आया? तुर्की एम्पायर आ गया, है ना। एक एम्पायर दिल्ली में कहाँ से आया? तुर्की एम्पायर, यानी तुर्की एम्पायर की फाउंडेशन किसने डाला? मोहम्मद गोरी ने डाला। किसको हराकर? तो पृथ्वीराज चौहान को हराकर। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन है, तराइन की युद्ध में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद तुर्की एम्पायर इंडिया में आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन भी है, मोहम्मद गोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, समझ में आया इतना, है ना। जयचंद को भी हराया था, उसके बाद जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर की लड़ाई में जयचंद को हराया था, यानी पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था और जयचंद को भी हराया था। दोनों राजपूत शासक थे। ठीक है ना। मोहम्मद गोरी वाज ऑल्सो फेल्ड टू सेट अप द मुस्लिम एम्पायर, ऑल्सो फेल्ड टू सेट अप मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। ओनली द परमानेंट एफर्ट ऑफ द इन्वेजन वाज द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। पंजाब को एनेक्स करना था, उसका मुख्य मुद्दा था। इट वाज लेफ्ट टू मोहम्मद गोरी टू बिल्ड द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया एंड अक्कर इतना है ना। तो इस तरह से मुस्लिम एम्पायर का स्थापना डालने का श्रेय किसको जाता है? तो मोहम्मद गोरी को जाता है, यानी मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम एम्पायर की फाउंडेशन डाली। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर वेयर हैड द कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट कंस्ट्रक्टेड द 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये देख लीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कहाँ बनाया है ना, किस जगह पर, है ना। 2.5 डे, है ना, 2.5 डेज इसको झोपड़ा कहा जाता है, हर्ट ऑफ 2.5 डेज। तो हर्ट ऑफ 2.5 डेज किसने बनाया, कहाँ बनाया? जगह का जगह नाम पूछ रहा कि किस जगह पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या आगरा में बना हुआ है, क्या अजमेर में बना हुआ है, क्या दिल्ली में बना हुआ है, और क्या फतेहपुर सिकरी में बना हुआ है? ये एक संस्कृत स्कूल था, संस्कृत विद्यालय था पहले, है ना। ये अजमेर में था संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत SANSKRIT संस्कृत विद्यालय था, VID विद्यालय, है ना, विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय को के ऊपर क्या बनाया दिया गया? एक मॉस्क, एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये किसने बनाया था? इसका मतलब कि ये क्लियर है कि इसका आंसर मिल गया कि आपको 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी के आदेश से बना था। मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया था, किसको आदेश दिया था? तो अपने गुलाम को आदेश दिया था। उसका गुलाम कौन था?
तो उसको का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। शुरुआत कब हुई थी बनाने की शुरुआत हुई थी 1192 में। जैसे ही मोहम्मद गोरी जीतता है, आदेश देता है किसको, किसको आदेश देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि यहाँ पर जाके अजमेर में क्या करो, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाओ, एक मॉस्क बनाओ, ठीक है। और 1199 तक एक कंस्ट्रक्शन चलता है और इसके बाद इसको इस तरह से 1199 में बन करके तैयार हो जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जब बन के तैयार होता है तो फिर उसको एक बार इनोवेट किया जाता है, यानी ब्यूटीफाई किया जाता है। ब्यूटीफाई किया जाता है कब, इल्तुतमिश करवाते हैं ब्यूटीफाई, यानी कि एक बार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके कहने पर बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के कहने पर बनाया, है ना, अजमेर में बनाया। फिर उसके बाद एक टाइम कौन सा था, 1192 में आदेश दिया और बन के तैयार कब हुआ, 1199 में। उसके बाद फिर से इसको एक बार इनोवेट किया, किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने कब किया, जब वो शासक था, तो 1213 में इसको फिर से एक बार इसको रिनोवेट किया, यानी कि उस पर फिर से उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह ठीक ठाक किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड ए सेंटर ऑफ लर्निंग, है ना। इल्तुतमिश ने सेंटर ऑफ लर्निंग बनाया था। इल्तुतमिश ने सेंटर ऑफ लर्निंग यानी अपने जो प्रचार था उसका क्या प्रचार था, उसका प्रचार था जो इस्लाम का प्रचार के लिए। तो क्या वो मुल्तान में सेंटर ऑफ लर्निंग बनाया था, क्या कलकत्ता में सेंटर ऑफ लर्निंग, क्या अलवर में बनाया था, क्या दिल्ली में। तो इसका सही ऑप्शन है सेंटर ऑफ लर्निंग जो बनाया था, जो इस्लाम के लिए बनाया था, वो दिल्ली में बनाया था। इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह से, इल्तुतमिश वाज द प्रोमिनेंट रूलर स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड रीजन ही बिकेम द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ द कल्चर। जो अपना मुस्लिम कल्चर जो सिखाता था उसके लिए वो सेंटर कहाँ बनाया था, तो दिल्ली में बनाया था। किसने बनाया था, तो आपको आ गया कि इल्तुतमिश में आया। इल्तुतमिश कौन था, तो मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक का वो गुलाम था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, हु वाज डिफीटेड, है ना, हु डिफीटेड, किसने हराया, हु डिफीटेड होम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जो युद्ध हुई, तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई, उसमें किसने किसको हराया, बहुत चर्चित क्वेश्चन है और इसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो इसका सही ऑप्शन है, देख लीजिए इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी, है ना। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड, क्या ये सही है, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड नहीं, ये गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज ने फर्स्ट बैटल में हराया था, यानी कि 1191 में जो लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये ऑप्शन पहला वाला सही नहीं हुआ, मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, है ना। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, गजनी तो अलग पर्सनालिटी ही था, वो अलग व्यक्ति था, है ना। गजनी की चर्चा तो बहुत पहले की होती है ना, तो गजनी जब वो तो लुटेरा था, आकर के लूटपाट करता था, तो उसकी चर्चा यहाँ, ये भी गलत ऑप्शन है ना। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी, सेकंड में तो पृथ्वीराज चौहान हरा ही नहीं पाया था, फर्स्ट में हराया था, तो ये भी नहीं सही ऑप्शन। सही ऑप्शन आपका डी है, यानी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी है, यानी कि मोहम्मद गोरी ने हराया था कि इसको, पृथ्वीराज चौहान को। सेकंड जो लड़ाई हुई थी, सेकंड लड़ाई हुई थी तराइन की, यानी कि आज का जो हरियाणा है उसमें लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, तो 1100 यानी 1192 को सेकंड लड़ाई हुई थी, तो इसमें हराया था किसने, मोहम्मद गोरी ने हराया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो कि आज का हरियाणा है, उसको तराइन उस समय कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यानी तरोई भी बोलते थे उस समय, है ना, वाज अगेन फॉट बिटवीन द मोहम्मद गोरी आर्मी का, मोहम्मद गोरी का आर्मी, जो ग्रीड आर्मी उसको कहते थे, मोहम्मद गोरी का आर्मी का, एंड राजपूत आर्मी, है ना, राजपूत की आर्मी पृथ्वीराज चौहान के हेडेड में लड़ा था, यानी पृथ्वीराज चौहान उसमें शामिल था। बैटल टुक प्लेस इन 99 ईयर मैंने बता दिया है, 1192, 90 नहीं, 1192 तराइन में, इन द बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड, पृथ्वीराज चौहान हारे गए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा, ठीक है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कल्मिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ द अपराइजिंग वाज द मैपिला रिवोल्ट। मैपिला रिवोल्ट की चर्चा आती है, मैपिला रिवोल्ट की क्यों बार बार होता है। मालवा का रिवोल्ट था, मैपिला रिवोल्ट जिसको कहते हैं, मालवा का रिवोल्ट, यानी कि ये मालवा जो एरिया है ना उसमें रिवोल्ट हुआ था।
है ना, मैपिला रिवोल्ट उसको कहते हैं। तो ये किसको लेकर के किया जाता है, मतलब किस बात को लेकर के रिवोल्ट होता है, मोहम्मद गजनवी के लेकर के, या मोहम्मद गौरी को लेकर के, या फिर बाबर को लेकर, या हुमायूं को लेकर के रिवोल्ट हुआ था 21 में, है ना। और ये हुआ था मैपिला रिवोल्ट, आउटब्रेक था, एक तरह का रिवोल्यूशन था, है ना। तो ये मालाबार जो आज मालाबार जो एरिया पड़ता है ना, ये मुस्लिम को लेकर के, मुस्लिम का के लेकर के होता था। तो इसमें गोरी के को लेकर के ए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है बी, है ना, मोहम्मद गोरी के खिलाफ एक रिवोल्ट था जो बाद में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को याद करके रिवोल्ट हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। अब ये फिर क्वेश्चन वही उसी तरह से आसान सा एक क्वेश्चन है। कहता है द बैटल, लड़ाई जो कि लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, वो लड़ाई का नाम बताइए जिसने कि फाउंडेशन डाला मुस्लिम का यहाँ इंडिया में। तो इंडिया में मुस्लिम का फाउंडेशन डालने वाली वो कौन सी लड़ाई थी। सीधा सी चर्चा बात है कि उसके पहले इंडिया में मुस्लिम शासन नहीं हो रहा था। सिंध में भले ही कासिम ने कर लिया था, लेकिन वो मुस्लिम शासक पूरे दिल्ली सल्तनत पर नहीं आए थे, और दिल्ली पूरा कंट्रोल, दिल्ली से पूरा देश कंट्रोल होता था। दिल्ली में कौन आया था, तो वो आया था गोरी, मोहम्मद गोरी आया था। तो मोहम्मद गोरी ने ही उसको जीता था। तो सेकंड बैटल हुई थी जो कि तराइन में हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ और मोहम्मद गोरी के साथ। तो उसमें क्या हुआ था, ये हार हुई थी मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। तो वो ही जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई, उसी लड़ाई की चर्चा की जा रही है। तो इसको हम आंसर यही होगा हमारा, यानी बी इसमें सही आंसर है। बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, इसमें चर्चा किया हुआ है द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट नियर ना पेशावर। आज हरियाणा की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जगह हरियाणा आज है ना। 1192 में हुआ था, बिटवीन पृथ्वीराज की आर्मी लड़ी थी और राजपूत आर्मी लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गोरी की आर्मी लड़ी थी, और हेडेड था, दोनों साथ में लड़े थे। और इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गोरी जीत गया था। ठीक है, अगला चर्चा करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से देखिए, व्हेन द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिगेन। अब दिल्ली सल्तनत का रूल कब से कब शुरू होता है, कब से कब तक दिल्ली सल्तनत चलता है, एक क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन मिटा हुआ है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। 1106 के बाद 1206 कर लीजिए, 1306 कर लीजिए, और 1406 कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें सही ऑप्शन जो होगा ए वाला बी होगा, यानी कि सही ऑप्शन इसका है 1206 में। यानी 1206 में क्या होता है कि शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का टाइम क्या है, तो 1206 से लेकर के 1526 तक पूरा दिल्ली सल्तनत चलता है। तो ए पीरियड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, व्हेन वाज द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगैन, तो शुरू कब हुआ था, तो शुरू स्टार्ट यहाँ से हुआ था, यानी स्टार्ट होता है, स्टार्ट ये होता है। तो इसका सही ऑप्शन बी होना चाहिए, अगर बी इसमें दिया हुआ होगा तो, है ना। देखिए, बी ऑप्शन ही दिया हुआ है ना। 1206 से यही दिया हुआ है, जो कि मिटा हुआ था, मैंने लिख दिया था वहां पर। द रूल ऑफ दिल्ली, है ना, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है, तो 1206 से लेकर के, और पूरा दिल्ली सल्तनत चलता है कब तक, तो 1526 तक। इसमें कई डायनेस्टी, 5 डायनेस्टी आते हैं, तो पांचों डायनेस्टी की चर्चा हम धीरे धीरे करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सेवियर किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का सेवियर की मैं चर्चा कर दूं। सेवियर की चर्चा कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है सेवियर का, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को सेवियर नहीं कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का सेवियर किसको कहा जाएगा, जब दिल्ली सल्तनत पर कुछ आंच आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तभी तो उसको कोई सेवियर करेगा। तो कुतुबुद्दीन के टाइम में तो फाउंडेशन बना ही था, तुरंत तुरंत नया नया फाउंडेशन बना था, तो इस समय क्या जरूरत थी उसकी सेवियर्स की, है ना। कि क्या मिनास उस सिराज को कहा जाता है, इसकी चर्चा नहीं हम करते हैं। इल्तुतमिश को कहा जाता है क्या सेवियर। इल्तुतमिश के काम तो बहुत सारा काम हो रहा था। इल्तुतमिश के बाद जब रजिया सुल्तान बनती है, इल्तुतमिश की बेटी जब रजिया सुल्तान बनती है, दिल्ली सल्तनत उसके हाथ में आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में कमजोरी आने लगती है। 4 साल तो रजिया सुल्तान रहती हैं। 18 रजिया सुल्तान का जो टाइम होता है 1236 से लेके 1240 तक रहती है, 1240 तक
रहती है। 1240 के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगता है और एक टाइम आ जाता है किसका, तो गयासुद्दीन बलबन का। तो गयासुद्दीन बलबन के टाइम में क्या होता है कि वो सल्तनत कमजोर पड़ने लगता है और बलबन किसी तरह से इसको संभालता है। तो गयासुद्दीन बलबन की हम बात करेंगे। बलबन क्या करता है, तो बलबन अपने आर्मी रिफॉर्म करता है, आर्मी को वेल ट्रेनिंग देता है। पहले सारे लोग लड़ते थे सेना में, लेकिन इसने क्या किया, आर्मी को दिया, बहुत सारे आर्मी रिफॉर्म किया, आर्मी को सैलरी देता था, इसने शुरू किया था सारा कुछ। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत जो कमजोर पड़ने वाली थी उसकी वजह से संभल गई, बलबन की वजह से संभल गई। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ही इसका सही आंसर है। देख लीजिए इसमें चर्चा कुछ किया होगा, देखिए यहाँ पर चर्चा के गयासुद्दीन बलबन बिकेम द एट द थ्रोन, है ना, बिकेम अपॉन द थ्रोन at the time when the Delhi Sultanate had fallen in utter confusion due to the इनकम्प्लीटेंस ऑफ द सक्सेसर। सक्सेसर जो यानी कि दिल्ली सल्तनत में सक्सेसर कमजोर पड़ने लगे थे, इस वजह से इल्तुतमिश द कंट्री सब्जेक्टेड टू द फॉरेन अटैक। और इस समय क्या होने वाला था, फॉरेन अटैक भी होने वाला था, इस वजह से ये कमजोर पड़ रहा था। तो इसका सही ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिया है कि बलबन है, बलबन ही इसका सही राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ स्लेव। अब स्लेव ऑफ स्लेव के नाम से किसको पुकारते हैं, स्लेव ऑफ स्लेव, गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग पर को कंसंट्रेट कीजिए तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। कंसंट्रेशन ये है कि गुलामों का गुलाम वही होगा ना, जो कि कोई गुलाम होगा उसका कोई गुलाम होगा। तो इस डायनेस्टी में देख लीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका गुलाम है और उसका गुलाम है। क्या मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम कब आया था, तो 712 में इन्वेड किया था, दाहिर सेन के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। तो ये तो अलग बात ही है कि उस समय तो डायनेस्टी ही नहीं थी, दिल्ली सल्तनत ही नहीं था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी, गजनी की बात भी पुरानी हो जाती है। गजनी तो इन्वेडर था, वो तो लूटपाट करने आता था, उसने तो डायनेस्टी में कभी भाग ही नहीं लिया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इल्तुतमिश, क्या इल्तुतमिश था गुलामों का गुलाम, है ना। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम था ही, ये बात सही है, लेकिन उसका जो कोई उसके जो मालिक जो थे, क्या वो गुलाम थे, यानी उसके मालिक कौन था, उसका मालिक तो मोहम्मद गोरी था। तो क्या मोहम्मद गोरी गुलाम था, मोहम्मद गोरी गुलाम नहीं था। तो इसका सही आंसर जो होगा यह सी ऑप्शन है, यानी इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, तुतमिश, इल्तुतमिश ही इसका सही ऑप्शन है। यानी इल्तुतमिश खुद एक गुलाम था, किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम कौन हुआ, तो इल्तुतमिश हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ, आप पढ़ लीजिए। इल्तुतमिश इज अ स्लेव ऑफ स्लेव। इसको इल्तुतमिश को हमने कहा इल्तुतमिश इज स्लेव ऑफ स्लेव, है ना। इज रिगार्डेड एज स्लेवर हिस्टोरियन ऑफ द रियल फाउंडर ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। अगर स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर अगर दिल्ली में कहा जाए, दिल्ली सल्तनत में कहा जाए, तो वो कौन होगा, इल्तुतमिश होगा। और अगर कहा जाए फर्स्ट फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो वो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। रियल क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो यहाँ अपना कैपिटल नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल जो था वो दिल्ली पर नहीं था, वो था कहाँ, तो वो यहाँ पर पड़ता है, यानी कि लाहौर में था, उसका लाहौर में उसका कैपिटल था। और दिल्ली पर कैपिटल किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है द दिल्ली सल्तनत द दिल्ली सल्तनत हु फेल इन द डेथ वाइल द प्लेइंग ऑट पोलो। दिल्ली सल्तनत में कौन सा व्यक्ति था जो पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते खेलते उसकी मौत होती है। पोलो खेलते खेलते किसकी मौत होती है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का खेल खेलते थे, क्या अलाउद्दीन खिलजी खेलते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही तो खिलजी डायनेस्टी के दिल्ली सल्तनत में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो पोलो खेलते थे और पोलो खेलते खेलते उनकी मौत हुई थी, है ना। पोलो खेलते खेलते उनकी मौत हुई थी, कौन से व्यक्ति थे, है ना। क्या फिरोज शाह तुगलक थे, ना। तो पोलो खेलने का शौक इनको था। इसमें से कुछ आइडिया है आपको कि पोलो कौन खेलते थे, तो पोलो खेलने का शौक किसको था, तो पोलो खेलने का शौक कुतुबुद्दीन ऐबक को था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ही पोलो खेलते खेलते क्या हुआ था, घोड़े से गिर गया था और बुरी तरह इंजर्ड हुआ था। इंजर्ड होने के बाद क्या हुई थी, उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है पोलो खेलते खेलते उसकी मौत हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एक्सीडेंट, he was playing polo and he fall from the horse and severely injured. He was buried at Lahore, और उनको दफनाया गया था लाहौर में, लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था, घोड़ों से खेल खेलते हुए गिर गए और इंजर्ड होकर के उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला चर्चा करते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक है, लाख वक्स, लाख वक्स किसको कहा जाता है? लाख वक्स मतलब, लाख वक्स एक सीधे सा बात है, लाख मतलब लाख और वक्स मीन्स दे देना, है ना, तो लाखों का दान देना। तो किसकी बात की जा रही है? क्या इल्तुतमिश लाख वक्स के नाम से बुलाए जाते थे डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत में? नहीं, इल्तुतमिश को लाख वक्स नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलबन को लाख वक्स? बिल्कुल नहीं, बलबन भी नहीं, रजिया नहीं, ये सब लाख वक्स नहीं थे, कुतुबुद्दीन को ही लाख वक्स कहा जाता था। यानी आपका सही आंसर डी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि बहुत सारा इन्होंने चैरिटी दिया था, दान दिया था, है ना, तो उसी के वजह से इनको टाइटल मिला था लाख वक्स। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ही दिया हुआ है ना, यहाँ पर है ग्रेजुअली एज सुल्तान गोरी यानी मोहम्मद गोरी के जाने पर कंकर्ड द सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया वो चले गए थे आफ्टर, है ना, मोहम्मद गोरी जब जीत गए थे इंडिया यानी दिल्ली सल्तनत जीतने के बाद मोहम्मद गोरी कहाँ चला गया था? वो चला गया था सेंट्रल एशिया की तरफ इन्वेजन करने के लिए। और इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गेव द लार्ज सम, है ना, सम ऑफ मनी इन चैरिटी, और इस समय बहुत सारा अनुदान किया था चैरिटी के रूप में, बहुत सारा अमाउंट ऐबक ने दिया था, इसीलिए इनको, है ना, लाख वक्स के नाम से बुलाया जाता है। यानी कि इन्होंने चैरिटी किया था बहुत सारा अमाउंट, इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, अक्सर रिपीटेड होता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है, यानी फर्स्ट फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ये दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट फाउंडर। आगे बात करते हैं, रजिया सुल्तान की बात आती है। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वोमेन सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, पहली औरत ऐसी थी जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वॉज द डॉटर ऑफ विच ऑफ द सुल्तान, इसमें से किसकी बेटी थी वो? ये चर्चा हम बार बार कर चुके हैं। ठीक है, फिर आप सुन लीजिए और एक बार देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। क्या मोहम्मद गोरी की बेटी थी रजिया सुल्तान? बिल्कुल नहीं, मोहम्मद गोरी की बेटी नहीं थी रजिया सुल्तान। क्या मोहम्मद महमूद है, महमूद गोरी है, दूसरा रिपीटेड है, उसी ऑप्शन को रिपीट कर दिया है, मोहम्मद गोरी ही कर दिया, है ना। तो अब तीसरा ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, क्या इल्तुतमिश की बेटी थी? क्या अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी? बिल्कुल नहीं, खिलजी की बेटी नहीं थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश, सी ऑप्शन इसका है, इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश इसको बहुत चाहता था, इसीलिए बचपन में ही इसका नाम रख दिया था दिन, है ना, रजिया उल दिन रख दिया था, यानी इसको शासक बनाने में इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी बेटी शासक बने। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने देख लिया कि, है ना, पहली कौन थी महिला? तो वही रजिया सुल्तान थी जो गद्दी पर बैठी थी। अब अगला चर्चा आते हैं, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। इल्तुतमिश बिकेम द फर्स्ट सुल्तान टू अपॉइंट द वोमेन, पहला बार इल्तुतमिश ने ही ऐसा किया था कि वोमेन को शासक बनाया था। ठीक है, वोमेन एज ए सक्सेसर, है ना, अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? अपनी बेटी को बनाया था। व्हेन ही डेजिग्नेटेड रजिया एज हेयर, जब उसने किया था अपेरेंट। हाउएवर आफ्टर द इल्तुतमिश डाइड, इल्तुतमिश का डेथ कब हुआ था? तो 1236 है, डेट याद रखिएगा, है ना, 30 अप्रैल 1236 को क्या होता है? इल्तुतमिश की मौत होती है, 1236 की मौत हो जाती है। और उसके बाद, है ना, राजाज हाफ ब्रदर ऑफ रुकनुद्दीन वाज एलिवेटेड द थ्रोन, है ना, तो इस समय रजिया सुल्तान को बनाता है, रजिया सुल्तान को क्या बनाता है? अपनी गद्दी पर बैठाता है, RAZIA, रजिया को। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही है, यानी कि रजिया सुल्तान ही पहली महिला थी जो कि शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अगला चर्चा करते हैं। बिफोर द अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द सुल्तान
ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली बनने से पहले, यानी कि सुल्तान घोषित होने से पहले, है ना, आप कहते हैं बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। बलबन किसका प्राइम मिनिस्टर था, कौन किसका प्राइम मिनिस्टर बलबन था, ठीक है। जब वो सुल्तान बन रहा था तो उससे पहले किसका सुल्तान था, बलबन। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आराम शाह का था, डी ऑप्शन है। क्या बरहम शाह का था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का था, किसका था, नसीरुद्दीन का था, किसका था। तो मैं चर्चा कर देता हूं इसका, थोड़ा सा चर्चा की कैसे बलबन आया था ना। बलबन रजिया सुल्तान के बाद आया। रजिया सुल्तान के बाद में टाइम में क्या था, प्रोविंसेस बटा हुआ था। एक प्रोविंसेस जो कि अरब में था, एक प्रोविंसेस जो जहाँ का गौरी था, मोहम्मद गौरी था उधर वाला, यानी कि सिंध पर्वत के उस पार एक प्रोविंसी था। एक प्रोविंसी जो लाहौर का था, एक प्रोविंसी दिल्ली का था। तो लाहौर वाली प्रोविंसी में जो था ना, प्रोविंसी का हेड था, गवर्नर था, कौन था, नसीरुद्दीन था। तो नसीरुद्दीन के पास ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा था बलबन। बलबन नसीरुद्दीन का था, बलबन प्राइम मिनिस्टर था। तो बलबन ही जो प्राइम मिनिस्टर था वो बाद में क्या बना, बाद में वो जब सुल्तान रजिया सुल्तान के बाद कमजोर पड़ने लगी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो बलबन ने उसको संभाला। बलबन वहाँ यहाँ का शासक बना, यानी दिल्ली सल्तनत पर आया। यानी दिल्ली सल्तनत के पर आने के पहले बलबन क्या था, तो बलबन एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर किसका था, तो नसीरुद्दीन का था, नसीरुद्दीन का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा कि नसीरुद्दीन का प्राइम मिनिस्टर था बलबन, है ना। सही ऑप्शन देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, उनका टाइम देख लीजिए, कब से कब तक बलबन प्राइम मिनिस्टर रहा, तो 1246 से लेकर 1266 तक, यानी कि लगभग 2 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहा था। 2 इयर्स प्राइम मिनिस्टर रहा था, किसका, है ना, नसीरुद्दीन का प्राइम मिनिस्टर रहा था, है ना, नसीरुद्दीन का प्राइम मिनिस्टर रहा था, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे अगली चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इज इशूड द रेगुलर करेंसी, है ना, दिल्ली का पहला सुल्तान जो रेगुलर करेंसी जारी किया, डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ एम्पायर, दिल्ली को कैपिटल घोषित किया। पहला सुल्तान जो कि करेंसी जारी किया, रेगुलर करेंसी जारी किया और कैपिटल घोषित किया। देखिए इसमें से क्या इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश बहुत सारे काम किया था। क्या आराम शाह था, आराम शाह तो 1 साल के लिए ही था, वो तो मारा ही गया था। 1 साल के बाद उसको, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन इल्तुतमिश को में शासक बनना था, तो आराम शाह तो 1 ही साल रहा ही, आराम शाह तो इसमें होगा नहीं, इल्तुतमिश, है ना। बलबन लास्ट जब टूट रहा था उस समय की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या फर्स्ट सुल्तान दिल्ली हु इशूड द रेगुलर करेंसी। तो इस समय ये सब चीजें कब होगी, जब कोई सिस्टम चलता रहेगा। तो सबसे ज्यादातर सिस्टम किसका चला, तो सबसे ज्यादातर सिस्टम तो इल्तुतमिश का। इसका सही ऑप्शन ऐसे जनरल नॉलेज से भी क्या होना चाहिए, इल्तुतमिश। यहाँ देखिए इल्तुतमिश सही ऑप्शन दिया हुआ, इल्तुतमिश इसका सही ऑप्शन है। यानी इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए थे, इल्तुतमिश टाइम में बहुत सारे काम हुए थे दिल्ली सल्तनत में। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सक्सीडेड रेगुलर करेंसी, इसने रेगुलर करेंसी चलाने वाला पहला शासक कौन था, इल्तुतमिश था, जो कि रेगुलर करेंसी चलाया था, है ना। दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ एम्पायर, और दिल्ली को क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था, है ना, कैपिटल ऑफ, ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का तीसरा रूलर बना। कि तीसरा रूलर कैसे, तो है ना, थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली बिलोंगिंग टू द, अच्छा इसमें मालुक डायनेस्टी से, मालुक डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला तीसरा रूलर था, डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला मालुक डायनेस्टी था किसका, तो इल्तुतमिश का डायनेस्टी था जहां से वो आया था। ही वॉज कंकर्ड द मुल्तान एंड बंगाल, है ना, मुल्तान और बंगाल को ये जीता था। जब ये शासक बना था तो मुल्तान को और बंगाल को भी इन्वेट किया था, और उसमें इसको सफलता मिली थी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, है ना, कंटेस्टिंग द रूलर ऑफ रणथंबोर से लड़ाई इसकी हुई थी, और शिवालिक से इसकी लड़ाई हुई थी, है ना, अपने टाइम में लड़ा था इन राजाओं से। नेक्स्ट अगला चर्चा करते हैं, विच वाज द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लगाने वाला कौन सा सुल्तान दिल्ली का था जो ब्लड एंड आयरन की बात करता था, ब्लड एंड आयरन की बात कौन करता था। तो देख लीजिए ब्लड एंड आयरन, इसमें कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए कि क्या ब्लड एंड आयरन की बात कौन सा कर सकता है। क्या अलाउद्दीन खिलजी, तो एक तो खिलजी डायनेस्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी जब आया था तो उस समय खिलजी काफी प्रोस्पेरस था, तो खिलजी की बात ही नहीं करें, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी की ये बात हो रही है,
है ना। तुगलक की डायनेस्टी की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, पहला बार तुगलक डायनेस्टी का नींव डाला था। बलबन के टाइम में कहीं क्या हुआ था, है ना, यहाँ पर दिल्ली परस्यूड द ब्लड एंड, तो ये समय इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश के टाइम में तो क्या था कि इल्तुतमिश के टाइम में बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन यहाँ पर टर्म आ रहा है ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन से आपको क्या लगता है, ब्लड एंड आयरन से लगता है कि कोई शक्तिकरण हो रहा है ना। तो शक्तिकरण जो किया था वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था, है ना, बलबन ने किया था। बलबन ने क्यों किया था, क्योंकि उस समय जो डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत थी, कमजोर पड़ रही थी, और उस समय आर्मी रिफॉर्म वगैरह किया था। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा, है ना, बलबन इसका सही ऑप्शन है ना। तो बलबन ही सही है, क्योंकि उसने आर्मी रिफॉर्म वगैरह किया था। देख लीजिए इसमें क्या डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। बलबन पॉलिसी ब्लड एंड आयरन, बलबन की ही पॉलिसी थी ब्लड एंड, गयासुद्दीन बलबन की इसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन, है ना। इज विदाउट सिग्निफिकेंस ऑफ अबाउट 48 ईयर्स, है ना। 48 साल के शासन में डायनेस्टी जो चला, उसमें 40 साल शासन कौन किया था, बलबन किया था, ठीक है। तो बलबन 20 साल क्या रहा था, प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया था, और 20 साल डायनेस्टी को संभाला था। ये बलबन की खासियत थी, बलबन 20 साल और शासन को चलाया था, यानी दिल्ली सल्तनत को 20 साल और कैरी ओवर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चर्चा करते हैं, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर इज क्रेडिटेड एज विथ द फाउंडिंग ऑफ द सिटी दिल्ली। दिल्ली का फाउंडेशन, दिल्ली शहर का फाउंडेशन डालने वाला तोमर किंग का नाम बताइए, है ना। तोमर किंग, इसमें देखिए क्या, कौन सा ऑप्शन, तोमर किंग जो कि तोमर वंश का होगा। क्या देवराज था, क्या रुद्रमन था, क्या विजराता था, क्या अनंगपाल था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अनंगपाल ही था जो दिल्ली के, है ना, सिटी का फाउंडेशन डालता था, है ना, फाउंडिंग दिल्ली, ठीक है। तो ए क्वेश्चन हो गया सारा क्वेश्चन स्टूडेंट, है ना। अनंगपाल देख लिए, तोमर डायनेस्टी का था, है ना, फर्स्ट नोन फॉर द डिफेंस वर्क, और दिल्ली कॉल्ड लाल कोटा के नाम से दिल्ली को कहा था। पृथ्वीराज टुक ओवर एक्सटेंडेड ऑफ द सिटी को आगे बढ़ाया था पृथ्वीराज चौहान, इसीलिए इसको फाउंडेशन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने चर्चा कर दी स्टूडेंट सारे मुगल डायनेस्टी से लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये जो बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसकी मैंने चर्चा कर दी। फिर आगे की दो डायनेस्टी है, जिस डायनेस्टी की हम चर्चा करेंगे, इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी। तो ये सारे डायनेस्टी को क्वेश्चन हम दे देंगे, क्वेश्चन पर डिस्कशन कर देंगे ये सारे, क्योंकि जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन आने वाला है, इसलिए सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करके हम आपको देते जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग अस, और हम फिर अगले क्वेश्चन सेशन का लेकर के आते हैं और फिर आपसे चर्चा करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।